बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और ईद के दूसरे ही रोज़ एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हथियार डाल दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पर इस वक्त ईद की छुट्टियां चल रही हैं। ओवरऑल मुल्क में भी ईद की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से बल्कि अडयाला जेल से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि इमरान खान साहब ने बिल आखिर माफ़ करने का फ़ैसला कर लिया है। जो मैसेजेस इमरान खान साहब तक पहुंचाए जा रहे थे डील या मुज़ाकरात के हवाले से, इसमें बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ और इमरान खान साहब ने किसे माफ़ करने का फ़ैसला किया है, क्या वापस इमरान खान साहब ने जवाब भेजा है, इस पर भी तफसीलात एक्सक्लूसिवली आपके साथ शेयर करनी है। शहबाज शरीफ का जर्नलों से रब्ता, ये क्या मामला है, और एक अहम तरीन शख्सियत का ओहदे से तबादला कर दिया गया, उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है और ईद के रोज़ ही ये जो डेवलपमेंट है वो सामने आई है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ में करता हूँ जी इमरान खान साहब का इद्दत में निकाह का जो केस था। ईद से पहले इसके ऊपर समाअत हुई थी और जो प्रोसिक्यूटर थे जिन्होंने दलाइल दिए इस केस में, उन प्रोसिक्यूटर का जो तबादला है वो किया गया है। अब उनका तबादला क्यों हुआ है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और हैरान कुन इसकी तफसीलात है। एक तो ये कि वो जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने जब इद्दत केस में दलाइल दिए तो उन दलाइल में उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो केस इस्लामाबाद में चल रहा है, असल में इस्लामाबाद की अदालत का ये दायरा इख्तियार ही नहीं है। ये निकाह तो लाहौर में हुआ था और ये दायरा इख्तियार वहाँ का आता है, यहाँ का दायरा इख्तियार ही नहीं है। तो प्रोसिक्यूटर ने इस केस में, और ये इमरान खान साहब के जो वकील हैं वो पहले भी मौक़िफ़ अपना चुके हैं और प्रोसिक्यूटर पहले इसको रद्द करते रहे हैं, लेकिन अब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो ये मौक़िफ़ अपनाया गया था इस समाअत में, तो जब ये समाअत की प्रोसीडिंग भी आपके सामने रखी थी तो उसमें भी ये बड़ा हैरान कुन था कि प्रोसिक्यूटर कैसे ये दलाइल दे सकता है और ये तो सारा इमरान खान साहब के हक़ में जा रहा है। इवन कि इमरान खान साहब के जो वकला वहाँ पर मौजूद है वो भी एक दूसरे को इशारे करते रहे थम्स अप के कि ये तो हमारे ही हक़ में जो दलाइल है वो दे रहा है। तो बहरहाल उस रोज़ तो खावर मानिका के वकील नहीं आए और केस को जो है वो फिर ईद के बाद मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इस दौरान एक बड़ी डेवलपमेंट और हंगामी डेवलपमेंट जो कि ईद के दिन ही सामने आई, वो क्या कि वो जो प्रोसिक्यूटर जिन्होंने ये दलाइल दिए थे इमरान खान साहब के हवाले से इस केस में, जो कि उनके हक़ में जा रहे थे, उनका ही तबादला अचानक से किया गया। उनका नाम आपके सामने में रखता हूँ प्रोसिक्यूटर साहब का जी, राना हसन अब्बास साहब हैं। उनका तबादला किया गया और इसका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। राना हसन अब्बास की खिदमात नारकोटिक्स केसेस को मुंतकिल की गई हैं। इनकी जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को सेशन जज शाहरुख अर्जुमंड की अदालत में तैनात कर दिया गया है। प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास के तबादले से मुतल्लिक डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर का ख़त सामने आ गया है। ख़त में कहा गया है कि आपने बगैर इजाज़त मीडिया चैनल्स पर केसेस से मुतल्लिक बयान जारी किया, आपको अदालतों में पेश होने से फौरी तौर पर रोका जाता है। अपने सोशल मीडिया से तमाम मवाद हज़फ करें। ख़त में प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास को एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान की अदालत में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। और जो राना हसन अब्बास साहब थे जी, इन्होंने ना सिर्फ इद्दत में निकाह वाला केस ये देख रहे थे, बल्कि इससे पहले सारा इनाम नूर मुकद्दम केस, ये दोनों बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे। सारा इनाम भी बड़ा हाई प्रोफाइल केस था जिसमें, और दूसरा जो नूर मुकद्दम केस था वो भी बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। इन दोनों केसेस में इन्होंने प्रोसिक्यूटर के तौर पर ये जो केसेस थे वो लड़े थे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट जी ईद के दिन ही सामने आई है। बहरहाल ईद के बाद इस केस की समाअत है, देखें इस केस में मज़ीद अब क्या होता है। इसी तरह से नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और जो आज खुद नोटिस लिया गया था इस्लामाबाद के 6 जजेस ने जो लेटर लिखा था उस मामले पर, इसमें एक तो आपसे मैंने कल ये ख़बर शेयर की थी, जस्टिस याहिया अफरीदी ने माजरत कर ली है, लेकिन तहरीरी तौर पर कोई नोट सामने नहीं आया था। अब इसका जो तहरीरी हुक्मनामा है वो सामने आ गया है और इसमें जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने तबाही फेर कर रख दी है। और इसमें जो एक फ़ैसला किया गया बेंच की जानिब से, वो फ़ैसला तो ये था जी कि हुकूमत से और सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार से जो तजावीज़ हैं इस मामले में कि किस तरह से इसका हल किया जाना चाहिए, क्या लाहेअमल इख्तियार किया जाना चाहिए, वो तलब किया गया है। तो एक तरह से चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हथियार ऐसे फेंक दिए
कि जो मामला था वो जो हुकूमत है या जो बार्स हैं वो तो ऑलरेडी कह चुकी है जी कि इंक्वायरी कमीशन बनाया जाना चाहिए, और हुकूमत ने तो इंक्वायरी कमीशन बना भी दिया। और उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस जो हैं वो उन्हीं से दोबारा पूछ रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। भाई उन्होंने तो जो करना था वो कर दिया है, और आज खुद नोटिस जो लिया गया और जो सारा प्रेशर या दबाव भी आया वो भी यही था, या जजिस में जो इख्तलाफ थे वो भी यही था कि मामले को जुडिशल साइड पर हल करना चाहिए, माँ सवाए बजाय इसके कि एग्जेक्टिव की तरफ आप जो सारा मामला है वो धकेल दें। और जो दोनों बार्स हैं, सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार, इनके हवाले से भी ये ख्याल किया जाता है जी ये भी प्रो नून लीग है और नून लीग के ही लोग हैं इसमें। और फिर चीफ साहब की जानिब से इन्हीं दो बार्स को क्यों पूछा गया, बाकी जो बार्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है वो भी इस्लामाबाद में ही है, या दीगर और बड़ी बार्स हैं, उनसे जो तजावीज़ है वो नहीं तलब की गई। तो बहरहाल जी ये तो उसका एक जो मेन खुलासा आप कहें वो था। लेकिन इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का जो है नोट है या जो उन्होंने इख्तलाफ किया, इससे वो बड़ा तबाहकुन चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ जी कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से कहा क्या गया। एक तो जी उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है अपने इसमें कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए, और वज़ीर-ए-आज़म को तलब करना या इवन के इंक्वायरी कमीशन वगैरह बनाना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फुल कोर्ट के अंदर डिस्कस होनी चाहिए और उस वहाँ पर सामने रखी जानी चाहिए। फिर उसके बाद कोई जो फ़ैसला है वो होना चाहिए। और इन्होंने मज़ीद अपने फ़ैसले में ये कहा जी कि वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर फुल कोर्ट ने अभी गौर करना है। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है या नहीं, अभी तय होना है। जो सवाल अदालत के सामने हैं इन पर अभी राय देना मुनासिब नहीं। हाई कोर्ट जजिस का ख़त दिखाता है वो हर मुतलका फोरम पर मामला उठाते रहे, मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं किया। तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब पर भी चार्जशीट लगाई कि भी आपके सामने मामला उठाया जाता रहा लेकिन आपने कोई रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं किया। हाई कोर्ट जजिस ने वही किया जो हर जज हल्फ के मुताबिक करने का पाबंद है। हाई कोर्ट के 6 जजिस पर शक की कोई वजह मौजूद नहीं। हाई कोर्ट जजिस ने आइन की पासदारी का हल्फ उठाया है। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। अब ये अतर मिनल्ला साहब भी इसमें गवाही देते हैं जी, दे रहे हैं कि सियासी जो असरात रखने वाले केसेस हैं उनमें मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। और ये चीज़ तो वो दौरान समात भी क्लियर कर चुके थे कि सबको मालूम है कि क्या हो रहा है, लेकिन जस्ट प्रिटेंड किया जा रहा है। तो ये जो प्रिटेंड करना है इसको ना किया जाए और माना जाए। 6 जजेस झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, अगर वो कोई बात कर रहे हैं तो उसको माना जाए, बजाय इसका कि उसको जो है ऊपर से पुश डाला जाए, मट्टी डाली जाए। मुदाखलत किस हद तक है ये दिखाने के लिए असगर खान केस काफ़ी है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उन्होंने तो केस में ये जो कुछ इजाफी चीज़ें उनकी तरफ से तहरीर की गई हैं उन्होंने तबाही फेर कर रख दी है। और ये जो केस है वो अब ईद के बाद कोई 28-29 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर है। तो देखें अभी उसमें क्या होता है, फुल कोर्ट बनता है या नहीं बनता, क्योंकि चीफ साहब ये इशारा दे चुके थे कि इस केस के अंदर चूँकि जजिस अवेलेबल नहीं थे इसलिए जो पहली समाअत हुई है वो सिर्फ 7 जजिस ने की। तो नेक्स्ट समाअत के ऊपर शायद जो फुल कोर्ट है वो बना दिया जाए, लेकिन खैर जस्टिस किया अफरीदी ने माजरत कर ली है तो वो इस फुल कोर्ट में शामिल, अगर बना तो वो इस फुल कोर्ट में शामिल नहीं होंगे। इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको ख़बर देता चलूँ नाजरीन, तो बाखबर हल्के इस वक्त ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो मैसेजिंग इस वक्त की जा रही थी तो उसके बदले में इमरान खान साहब की जानिब से अब एक बात के ऊपर एग्री किया गया है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि ठीक है मैं माफ़ी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो अवामी मैंडेट है या जो नशिस्तें उन्होंने कोई 180 से ज़ायद नशिस्तें थी उनकी, ये तमाम की तमाम जो नशिस्तें हैं वो उन्हें वापस दी जाएँ, जो अवामी मैंडेट है उनका वो उन्हें वापस दिया जाए। और यहाँ तक भी बाखबर हल्के दावा कर रही है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि चलें ठीक है, अगर उनका जो अवाम ने मैंडेट उनको दिया हुआ अगर ये वापस किया जाता है तो वो शायद ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के ऊपर ना आए और किसी और को नॉमिनेट कर दें बतौर वज़ीर-ए-आज़म। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब की जानिब से जो जवाब है वो सामने आया। लेकिन एक चीज़ इमरान खान साहब ने क्लियर की है कि जो अवामी मैंडेट है वो तो वापस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुबैना तौर पर फॉर्म 47 के ज़रिए जो आपने हुकूमत बनाई हुई है तो उस हुकूमत को आप अपनी मर्ज़ी से ही आगे चलाते रहेंगे, तो इस तरीके से नहीं होगा। जो जिस तरह से मैंडेट चोरी किया गया सबके सामने है, फॉर्म 45 जो हैं वो भी सबके सामने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 तमाम मौजूद हैं, सबूत के तौर पर वो सोशल मीडिया पर रख भी चुके हैं। और दूसरी जमातें जिनको फॉर्म 47 के ज़रिए जितवाया गया
उनके पास फॉर्म 47 फॉर्म 45 नहीं है, ना ही उनकी जानिब से ये दिखाए गए। फिर इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनके ऊपर भी सवालात रेज़ किए गए कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बाउंड था कि 12-14 दिन के अंदर उन्होंने तमाम जो फॉर्म्स वगैरह थे वो अपलोड करने थे, लेकिन उन्होंने फॉर्म 45 जो अपलोड किए और इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट से जो फॉर्म अपलोड हुए थे उनमें से कुछ फॉर्म ऐसे थे जहां पर कटिंग की गई, जहां पर वाइटनर का इस्तेमाल किया गया और साफ पता चल रहा था जी कि नतीजा तब्दील हुआ। और वो जो सारी कटिंग हुई थी वो सारी की सारी कटिंग में कोई एक भी फॉर्म ऐसा नहीं था जहां पर वो कटिंग इमरान खान साहब के उम्मीदवार के हक़ में हुई हो। यानी कि सारी की सारी जो कटिंग थी उसमें जो पीटीआई के उम्मीदवार थे उनके वोट कम और दूसरे नून लीग या दीगर जो थे उनके जो वोट थे वो ज़्यादा हुए। तो चले गलती जो होती है वो 1, 2, 4 में हो सकती है, या फिर इस तरह से भी तो हो सकता है कि गलती अब ऐसी तो नहीं हो सकती कि सारी जो गलतियां वो ये हुई हैं कि नवाज शरीफ के जो वोट हैं उनको ज़्यादा किया गया, तो इस तरह से नहीं हो सकता। और कम क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वोटर्स का जो वोट था वो कम किया गया, तो ये चीज़ें उसमें सामने आई। तो जैसे ही ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया के ऊपर प्रेशर बना और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपनी वेबसाइट से वो जो फॉर्म थे वही हटा दिए गए या उनको हिडन कर दिया गया। तो ये भी इस बात का प्रूफ है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है और अभी तक वो जो फॉर्म है वो अपलोड नहीं किए गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई हलकों में अपने जो हतमी नताइज थे वो लेने के लिए अदालतों से उन्होंने रुजू किया, अदालतों ने अहकामात दिए और फिर उसके बाद ये कहा जी कि जो रिज़ल्ट्स हैं आप उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दें। तो ईद के बाद ये वाला जो मामला है वो भी खुलने जा रहा है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी लेकर गए हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मामला कि ये जो फॉर्म 45 है वो फराहम नहीं कर रहे या अपलोड नहीं कर रहे। और फिर दूसरे नंबर पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं, ख़ास तौर पर मेन जो मसला इस वक्त बना हुआ वो पंजाब की हद तक बना हुआ है। और पंजाब में चूँकि नून लीग ने इस वक्त मुंतखब हुकूमत अपनी बनाई हुई है, तो मेन जो मसला है वो पंजाब में ही है। तो पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट से भी ये डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कि जहाँ पर पहले 2 जजेस थे, अब कुछ रोज़ कबल ही वहाँ पर मज़ीद 6 जजेस ऐड करके 8 जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मुकर्रर किया गया है कि वो इलेक्शंस की जो शिकायत आ रही हैं उनको सुनेंगे और 60 दिन के अंदर बाउंडिंग होती है कि आपने जो डिसीजन है, जो फ़ैसला है वो करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर भी दरख्वास्तें ले जा चुकी है और 41 दरख्वास्तें अब तक दायर की गई हैं। और इस हवाले से पीटीआई की स्ट्रेटजी भी बता दूँ, बल्क में केसेस नहीं ले जाए जाएंगे, वो जहाँ पर 200% बिल्कुल श्योर हैं और कोई उसमें ऐसी चीज़ या आप कहें कि बिल्कुल 200% सबूत या फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं, वो हल्के वो वहाँ पर लेकर गए हैं ताकि पहले उसमें ये हल्के उनके पास वापस आएँ, फिर उसके बाद मज़ीद जो पटिशन है वो दायर की जाएगी। क्योंकि एक दम ही अगर सैकड़ों पटिशन आ जाएँ तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनको के ऊपर समाअत करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और पहले तो सिर्फ 2 जजेस थे और 2 जजेस जब अपॉइंट हुए थे तो तब कहा जा रहा था अब तो ये मामला जो है वो इसके ऊपर मट्टी डाल दी गई है, ये तो साला चलते रहेंगे केसेस, तो पीटीआई को कैसे नशिस्तें वापस मिलेंगी। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है ये भी बड़ी मानी खेज डेवलपमेंट है और 8 जजेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केसेस सुनेंगे और जल्दी जो डिसीजन है वो करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो ईद के बाद होने जा रही हैं। आखिर में नाज़रीन शहबाज शरीफ के हवाले से बताता चलूँ जी कि ईद के मौके पर अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को शहबाज शरीफ की जानिब से जो टेलीफोन कॉल है वो की गई है और ईद की मुबारकबाद दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और नेवियल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को टेलीफोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कौम वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की क़यादत में हमारे जवान वतन दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौम शोदा को खराज अकीदत और इनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश करती है। तो बहरहाल जी ये टेलीफोनी का रब्ता हुआ था। आखिर में वो जो बहावलपुर या बहावर नगर वाला जो मामला है उस पर आपको ये अपडेट करता चलूँ कि वो मामला भी जो सुलह सफाई है वो हो चुकी है। दोनों पुलिस की तरफ से भी और पाक फ़ौज की तरफ से भी जो सरबराहान थे, ऑफिसर्स थे, वो आपस में मिले और ये करार दिया जी कि सोशल मीडिया के ऊपर वैसे ही इस मामले को इतना ज़्यादा हाइप देकर उठा दिया गया है, तो असल में कुछ इस तरह से हुआ नहीं है और अब तो मामला जो है वो ख़त्म हो गया और सुलह सफाई जो है वो हो गई है। तो बहरहाल उसका भी एंड यही होना था, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर खैर इस वाले से भी दो राय हैं
एक तो ये है कि जो कुछ पुलिस के साथ हुआ वो एक तरह से ठीक हुआ, क्योंकि यही पुलिस जब पीटीआई के आम वर्कर्स के घर पर छापे मारती थी और उनके ऊपर भी ऐसे ही डंडे बरसाती थी और उस वक्त अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो चूँकि आम लोग थे, मजबूर थे, ताकतवर नहीं थे, तो वो इस तरह का इकदाम नहीं उठा सकते थे। तो अब इनको जब अपने हम पल्ला के साथ पाला पड़ा है तो फिर इनको समझ लगी है कि अपने इख्तियारात का जो नाजायज़ इस्तेमाल है वो नहीं करना। तो बहरहाल जी ये कुछ राय सामने आ रही थी, तफसीलात कुछ इंपॉर्टेंट थी, इसलिए ये चीज़ें जो है वो आपसे मैंने शेयर की। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।